हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए जो महासागुनी यूनिवर्सिटी से संबंधित पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसमें एमए का जो सिलेबस है एमए के स्टूडेंट्स के लिए ये आज हमारा कौन सा लेक्चर है? सेकंड लेक्चर है। कल हमने राजधर्म देखा था, आज हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र। टॉपिक इसका आपको पता है, टॉपिक इसका कौन सा है? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपराएं। ठीक है, जो ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग, राजनीतिक चिंतन की परंपराएं जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र में हम पहले इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि देखिए अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? कौटिल्य है। उसके अन्य दूसरे नाम है, एक चाणक्य है, एक विष्णुगुप्त है। ठीक है, इसे ये नाम किस लिए मिले हैं कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य उसे नाम मिला है उसकी कुटिल बुद्धि के कारण। ठीक है, ये कहा जाता है कि उसकी बुद्धि कुटिल बुद्धि थी, वो बहुत चालाक था, चतुर था। ठीक है, कुटिल बुद्धि, चतुर और चालाक बुद्धि के कारण उसे कौटिल्य कहा गया है। दूसरा, विष्णुगुप्त उसे किस लिए कहा गया है? क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त था। ठीक है, विष्णु का भक्त था, इसलिए उसे विष्णुगुप्त कहा गया। और चाणक्य माना जाता है कि चाणक्य ऋषि चाणक्य थे, ऋषि चाणक्य उसके पिता थे। ठीक है, ऋषि चाणक्य के पिता थे और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? चाणक्य पड़ा है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो खोज हुई है उस डाटा मुझे अलग अलग मिले, कहीं 1904 आता है, कहीं 1905 आता है। आप अपने एग्जाम के हिसाब से देख लेना, जो आपको वहां सही लगे वो लिख देना। ठीक है, 1904 या 1905। तो इसमें जो इसकी खोज हुई थी अर्थशास्त्र ग्रंथ की, वो तंजौर से हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे जिन्हें ये अर्थशास्त्र ग्रंथ मिला था, उनका नाम था डॉक्टर आर समाशास्त्री। ठीक है, डॉक्टर आर समाशास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र ग्रंथ की खोज की गई थी। 1909 में इनका जो संस्कृत संस्करण था वो प्रकाशित हुआ और 1915 में इनका जो अंग्रेजी संस्करण था वो प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन आता है कि जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र ग्रंथ की खोज कब हुई, उनका प्रथम संस्करण या संस्कृत संस्करण कब प्रकाशित हुआ और जो अंग्रेजी संस्करण है वो कब प्रकाशित हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका जो रचना काल है, रचना काल इसका माना जाता है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी को। ठीक है, लगभग ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि एग्जैक्ट इसका क्या है, ये लगभग में आता है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी या 350 से 275 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, फिर जो कौटिल्य थे, कौटिल्य अरस्तु और सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, ये तीनों एक ही समय में थे, कौटिल्य, अरस्तु और सिकंदर। फिर जो अब हम इनके ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं, जो इन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ के इन्होंने 15 भाग इन्होंने उसमें बताए हुए हैं। ठीक है, 15 भाग हैं, 180 विभाग हैं, 150 इसमें अध्याय हैं और लगभग 6000 इसके छंद या श्लोक है। ठीक है, आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसमें कितने भाग हैं और थोड़ा मोटा आइडिया ये रखना है कि कौन से भाग में क्या वर्णन दिया गया है इन्होंने। ठीक है, इनके द्वारा अर्थशास्त्र ग्रंथ में। तो देखिए जो 15 भाग है, 15 भागों को ही हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो सबसे पहला भाग है, सबसे पहले भाग में राजा, मंत्री और अधिकारियों के कर्तव्य बताए गए हैं कि राजा के, मंत्री के और अधिकारियों के इन सबके कर्तव्य क्या क्या होंगे। दूसरे भाग में कार्यकारी अधिकारियों, जो राज्य में जो अधिकारी हैं, जो काम करने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री स्तर के हों चाहे वो निम्न स्तर के हों, सभी अधिकारियों के कर्तव्य बताए गए हैं कि इनके कर्तव्य क्या क्या होंगे। इसके साथ साथ कृषि से संबंधित क्या क्या नियम कानून होंगे, खनन से संबंधित क्या क्या गतिविधियां होंगी, क्या क्या नियम कानून होंगे, वो सब दूसरे अध्याय में दिए गए हैं। ठीक है, तीसरे अध्याय में दिया गया कानून और प्रशासन। ठीक है, कानून और प्रशासन कौन से अर्थशास्त्र के कौन से अध्याय में है? तीसरे अध्याय में है। चौथे अध्याय में अपराधों का दमन कैसे करना है, ये चौथे अध्याय में है। पांचवे में वेतन है, राज कर्मचारियों के जो वेतन होंगे वो वेतन उसने 5वें अध्याय में दिए हुए हैं। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण 2 अध्याय हैं वो है 6ठा और 7वां अध्याय। ठीक है, जो हमारे सिलेबस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 6ठे अध्याय में राज्य और विदेश नीति के तत्व दिए हुए हैं। विदेश नीति के तत्व हमारे सिलेबस में है। ठीक है, वो हम देखेंगे, कल देखेंगे हम। फिर विदेश नीति का अतिरिक्त विवरण, 6ठा और 7वां अध्याय आपको याद रखना है कि इन दोनों में राज्य और विदेश नीति के तत्व दिए गए हैं और विदेश नीति का अतिरिक्त वर्णन दिया गया है 7वें अध्याय में। ठीक है, 8वें अध्याय में आपदाएं दी गई हैं, ऐसे आपदाएं जो राज्य के कार्य में बाधा पहुंचाती है, वैसी आपदाएं 8वें अध्याय में दी गई हैं। फिर 9वें अध्याय में युद्ध की तैयारी। ठीक है, युद्ध की तैयारी का वर्णन दिया गया है। 10वें अध्याय में युद्ध कला के बारे में बताया गया है, युद्ध कला का वर्णन है।
11वें अध्याय में विजेता राज्य कुलीन तंत्र से कैसे निपटे, इस बात के बारे में वर्णन दिया गया है। ठीक है, कि जो विजेता राज्य होगा वो कुलीन तंत्र से, अगर कुलीन तंत्र में भ्रष्टाचार फैलता है या कुलीन तंत्र की तरफ से कोई समस्या पैदा होती है तो उससे राज्य कैसे निपटे। फिर 12वें में कोई कमजोर राजा मजबूत राज्य पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये बताया गया है 12वें अध्याय में कि जो कमजोर राजा है वो मजबूत राज्य पर कैसे विजय प्राप्त करे। फिर 13वें अध्याय में बताया गया है कि दुश्मन के किले को कैसे जीतना है। दुश्मन के किले को जीतने के तरीके बताए गए हैं 13वें अध्याय में। 14वें अध्याय में गूढ़ और गुप्त प्रथाएं या मंत्रणाएं बताई गई हैं कि जो गुप्त प्रथाएं हैं, गुप्त चीजें हैं, उनके बारे में 14वें अध्याय में बताया गया है। और फिर जो 15वां अध्याय है, 15वां अध्याय में अर्थशास्त्र जो लेखन किया गया है कौटिल्य के द्वारा, उसने अपने लेखन में कौन कौन सी तकनीकें प्रयोग की हैं, कार्यप्रणाली कौन सी प्रयोग की है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो 15 अध्याय है, ये 15 अध्याय हमें एक मोटे तौर पर ध्यान रखने हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो है अध्याय 6 और 7, जिसमें कि विदेश नीति का वर्णन किया गया है। तो देखिए, ये तो हमने देख लिया अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देख लेते हैं जो हमारा सिलेबस है, अपने सिलेबस के हिसाब से जो राज्य का सिद्धांत है। ठीक है, राज्य के सिद्धांत से संबंधित क्या विचार है कौटिल्य के, वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमने जो उन्होंने अध्याय दिए हैं, 15 अध्याय हमने देख लिए हैं जो कि अर्थशास्त्र में दिए हैं कौटिल्य के द्वारा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उनके जो राज्य संबंधी विचार है, राज्य संबंधी विचारों को देख लेते हैं। तो देखिए, जो राज्य संबंधी विचार है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में उनका क्या कहना था। देखिए, वो राज्य के उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है, दैवीय सिद्धांत को उन्होंने मान्यता नहीं दी है। ठीक, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। दैवीय सिद्धांत से अर्थ होता है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वह उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। तो जो कौटिल्य थे, कौटिल्य का मानना था कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, वे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के समर्थक थे। राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है उसके समर्थक थे। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत क्या होता है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत होता है कि जो राज्य है, राज्य व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, व्यक्तियों के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है और राज्यों ने समूह में इकट्ठा होकर एक समझौता किया और उस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये रखनी है कि जो राज्य के जो दैवीय सिद्धांत है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसके विरोधी थे, उसके पक्षधर नहीं थे, बल्कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसे सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसके ये पक्षधर थे। ठीक है, सामाजिक समझौता होगा कि व्यक्तियों का जो समूह है वो इकट्ठे हुए, एकत्र हुए और उन्होंने एक समझौता करके राज्य का निर्माण किया। और ये जो सामाजिक अनुबंध किया लोगों ने, वो क्यों किया? मत्स्य न्याय मिटाने के लिए और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। उनका मानना था कि देखिए, जो सामाजिक अनुबंध किया गया है राज्य की उत्पत्ति के लिए, वो किस लिए किया गया है? मत्स्य न्याय मिटाने के लिए, शांति व्यवस्था करने के लिए। मत्स्य न्याय से मतलब क्या होता है? जो हमारे यहाँ कहावत है, जिसकी लाठी उसका भैंस। तो इस मत्स्य न्याय को मिटाने के लिए, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये समझौता किया गया था। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है, ये समझौता किया गया था। और इस समझौते में जो राजा है, राजा के कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। राजा के कर्तव्य क्या निर्धारित किए गए थे? कि जो राजा है, राजा प्रजा की रक्षा करेगा और उसके कल्याण हेतु प्रयास करेगा। ठीक है, ये समझौता कैसे हुआ था? कि जो राजा है, राजा का ये कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा करेगा और उसके कल्याण के लिए कार्य करेगा। और इसमें जो प्रजा है, प्रजा राजा को अपनी आय का एक हिस्सा प्रदान करेगी। क्या करेगी? अपनी आय का एक हिस्सा प्रदान करेगी। तो ये था कौटिल्य के अनुसार सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध कैसे हुआ था? कि जो सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या था? कि जो मत्स्य न्याय है, मत्स्य न्याय को मिटाने के लिए, देश में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस समझौते के अंतर्गत राजा का कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि वो प्रजा की रक्षा करेगा और उसके कल्याण के लिए प्रयास किएगा। और प्रजा का दायित्व ये था कि वो अपनी आय का एक हिस्सा राजा को प्रदान करेंगे। ठीक है, कर के रूप में एक हिस्सा राजा को देंगे। ठीक है, जिससे कि ये व्यवस्था चलती रहे। तो ये तो हो गया राज्य की उत्पत्ति। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कानूनों का निर्माण क्यों किया गया। कानूनों का निर्माण क्यों किया गया? कानूनों का निर्माण किया गया सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए।
कि जो ये समझौता हुआ, इस समझौते में राजा के कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए, प्रजा के कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए, और इसके साथ साथ जो कानून है, कानूनों का निर्माण किया गया। और कानूनों का निर्माण समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए कानूनों का निर्माण किया गया। उसके बाद अर्थशास्त्र में ये भी कहा गया कि देखिए, अगर राजा के कानून प्लस धर्मशास्त्र, धर्म से संबंधित जो ग्रंथ हैं, उनमें कोई विरोध होता है या उनमें कोई टकराव होता है, तो राजा के कानून है वो कानून मान्य होंगे। जो कौटिल्य थे, कौटिल्य एक बहुत व्यवहारिक विद्वान थे, ठीक है। उन्होंने व्यवहारिक रूप होकर राज्य संबंधी सभी नीतियों को बनाया था, ठीक। उनका कहना था कि देखिए, अगर समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखनी है तो उसके लिए राजा जो कानून बनाएगा, ठीक है, उन कानूनों में प्लस धर्मशास्त्र, जो धर्म से संबंधित शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में अगर कोई टकराव होता है, कोई विरोध होगा, क्यों, तो वहां पर राजा का कानून मान्य होगा। क्यों राजा का कानून मान्य होगा? क्योंकि जो धर्मशास्त्र है वो अपने समय के हिसाब से बने हुए हैं, अपने समय के लोगों के हिसाब से, वहां के रीति रिवाज, वहां की परंपराओं के हिसाब से बने हुए हैं। और उनकी मान्यताएं, जो धर्मशास्त्र की मान्यताएं हैं, वो पुरानी हो सकती है, और अगर वो पुरानी होगी तो जरूरी नहीं कि वो समाज में उस समय मान्य हो, ठीक है, समाज के लिए, लोगों के लिए लाभकारी हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो धर्मशास्त्रों में दी गई पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो तत्कालीन समाज में मान्य ना हो, उनका कोई औचित्य ना हो। इसीलिए जो राजा के कानून बनेंगे, राजा के कानून क्योंकि तत्काल में बनेंगे, उसी समय में बनेंगे, और उसी समय में बनेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो उस समय में, तत्कालीन समय में मान्य होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो कानूनों का निर्माण है वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए होगा, और धर्मशास्त्र और कानूनों में अगर कोई विरोध होता है तो फिर वहां पर राजा के कानून लागू होंगे, ठीक है, माने जाएंगे। इसके बाद देखिए, जो उन्होंने राज्य कला का वर्णन किया था, ठीक है, राज्य कला के बारे में उन्होंने बताया था कि ये किसके लिए है, ये विजिगीषु राज्य या फिर चक्रवर्ती राज्य के लिए, चक्रवर्ती या विजुगोसी राज्य के लिए, जो उन्होंने राज्य से संबंधित जितने भी सिद्धांत दिए थे, शासन कला से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों के बारे में उन्होंने कहा था कि ये जो जितने भी सिद्धांत है, ये विजुगोसी राज्य के लिए है या चक्रवर्ती सम्राट के लिए। विजुगोसी राज्य क्या है ये हमें अभी आगे देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में विजुगोसी राज्य की अवधारणा है। उसके बाद जो कौटिल्य है, कौटिल्य धर्म को राजनीति से अलग करने वाले, धर्म को राजनीति से अलग करने वाले पहले विचारक या विद्वान माने जाते हैं, ठीक है। उन्होंने धर्म को, इससे पहले की जो मान्यताएं थी, इससे पहले की जो मान्यताएं थी, उनमें जो धर्म है और राजनीति है दोनों को एक ही माना जाता था। लेकिन कौटिल्य ने सबसे पहले ये बताया कि जो धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, और अगर शासन व्यवस्था सही तरीके से चलानी है तो धर्म को राजनीति से दूर रखना होगा, ठीक है। धर्म राजनीति के पास ना आए, धर्म को राजनीति से दूर रखना होगा, तभी एक बेहतर शासन व्यवस्था संचालित की जा सकती है, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं राज्य की संरचना। राज्य की संरचना, राज्य उन्होंने कैसा बताया, राज्य की तुलना एक जीवित जीव से की है, जीवित जीव से या फिर एक व्यक्ति से। राज्य की तुलना एक व्यक्ति के जो शरीर के अंग है, शरीर के अंगों से की है उन्होंने। कौटिल्य ने राज्य की संरचना के लिए 7 अंग सबसे महत्वपूर्ण बताए हैं, 7 अंग सबसे महत्वपूर्ण बताए हैं, और जिसे कि क्या कहा गया, सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। ये राज्य के जो 7 अंग है ये कौन कौन से हैं? इसमें जो सबसे प्रमुख है वो तो है राजा या शासक, सेकंड नंबर पे है अमात्य या मंत्री, थर्ड है भूमि, भूमि भी कहते हैं इसे, जनपद भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है मित्र, दुर्ग, कोष और सेना। ये जो 7 अंग है, ये 7 अंग राज्य की संरचना के लिए जो कौटिल्य के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। इन्हीं 7 अंगों को क्या कहा जाता है, इन्हीं 7 अंगों को कौटिल्य ने सप्तांग कहा है, ठीक है। राज्य के सप्तांग, राज्य के 7 अंग। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ये सप्तांग सिद्धांत है, ये सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का मूल सिद्धांत नहीं है, मूल सिद्धांत नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस सिद्धांत के बारे में अनेक विद्वानों द्वारा बताया जा चुका था, ठीक है। बस उन्होंने थोड़ा वाइड करके इसे दिया है, अच्छी तरीके से इसे समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें देखिए, जो मानव के 7 अंग है, मानव के 7 अंगों से उन्होंने कैसे तुलना की है कि जो राजा है, राज्य में जो राजा है वो राज्य का सिर है, अमात्य राजा के आंखें हैं, राज्य की आंखें हैं अमात्य, जनपद पैर हैं, मित्र कान हैं, दुर्ग राज्य के हाथ हैं, कोष मुख है, ये राज्य का मस्तिष्क है। सेना को दंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि अगर कहीं सेना ना हो, दंड हो,
तो दंड भी सही होगा राज्य के सप्तांग सिद्धांत में। ठीक है, तो देख लीजिए इन्होंने ऐसे ही एक जीवित जीव से, एक मानव से राज्य की तुलना की है कि देखिए जैसे एक व्यक्ति का शरीर होता है, एक व्यक्ति के शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही जो राज्य है, राज्य के अलग अलग अंग होंगे। कौन कौन से होंगे? जो राजा होगा, राजा की तुलना उन्होंने सिर से की है। जो अमात्य या मंत्री होंगे वो आंखें, राज्य की आंखें होंगे। भूमि या जनपद राज्य के पैर होंगे। मित्र कान होंगे और जो दुर्ग हैं वो हाथ होंगे। जो कोष है वो मुख होगा, कोष को खजाना भी कहा जाता है, खजाना। सेना या दंड जो है वो राज्य का क्या होगा? मस्तिष्क होगा, दिमाग होगा। अब इन्हें ये जितने भी उन्होंने सप्तांग सिद्धांत में जितने भी ये तत्व दिए हैं, ठीक है, ये अलग अलग अंग दिए हैं, इन अलग अलग अंगों को हमें अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके देखना है सारे, ये राज्य में काम कैसे कैसे करते हैं, इनके क्या क्या कर्तव्य निर्धारित किए हैं कौटिल्य ने, और ये कार्य कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए राज्य के सप्तांग सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण अंग उन्होंने बताया राजा को। ठीक है, शासक को सबसे महत्वपूर्ण बताया। तो सबसे पहले हम राजा को ही देख लेते हैं। राजा की तुलना उन्होंने जीवित जीव के सिर से की है, मानव के सिर से की है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए, बेहतर शासन व्यवस्था चलाने के लिए एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो राजा के गुण बताए गए हैं, उनका कहना था कि राजा में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। उनकी बुद्धि जो है वो बुद्धि तेज होनी चाहिए। राजा को हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए। प्रजा संबंधी कोई भी कार्य करने के लिए उसे हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ऊर्जावान रहना चाहिए। उसके अंदर व्यक्तिगत गुणों का मिश्रण होना चाहिए। और व्यक्तिगत गुण से उनका क्या मतलब था कि देखिए जो राजा है, राजा का जो जन्म है, जन्म कुलीन परिवार में होना चाहिए। अमीर घर में राजा पैदा होना चाहिए। जो भी राजा बनेगा उसका जन्म अमीर घर में होना चाहिए, अमीर वर्ग में होना चाहिए, कुलीन वर्ग में होना चाहिए। हालांकि इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन भी ये दिखता है कि उन्होंने जो चंद्रगुप्त को राजा बनाया था किसी अमीर कुल से नहीं था। सबसे पहले उन्होंने व्यक्तिगत गुणों में बताया है कि जो जन्म है उसका कुलीन परिवार में होना चाहिए। दूसरा, उसे सत्यवादी होना चाहिए। ठीक है, पराक्रमी होना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करने वाला होना चाहिए। एक गुण अनुशासन का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, राजा के अंदर उसने जितने गुण बताए हैं उनमें एक अनुशासन का गुण भी उसने बताया कि अनुशासन का गुण भी उसमें होना चाहिए। वाक्पटु, वाक्पटु मतलब बात करने में, किसी व्यक्ति से बात करने में वो झिझके ना। ठीक है, आत्मविश्वास से अपनी बात कहने वाला और दूसरे व्यक्ति की बात सुनने वाला होना चाहिए। वाक्पटु होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और तेज बुद्धि वाला तो हमने देख ही लिया है। तो ये सारे गुण उन्होंने राजा में बताए थे कि जो राजा है, जो भी व्यक्ति राजा बनेगा उस राजा में नेतृत्व का गुण, क्योंकि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है नेतृत्व का गुण, क्योंकि उसे पूरा जो राज्य है सारे राज्य का शासन करना है और उसके लिए उसे अपने अधीन जितने भी लोग हैं सभी लोगों का नेतृत्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसे उसके अंदर नेतृत्व का गुण सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा, वो बुद्धि वाला होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि वो सही और गलत के आधार पर फैसलों का निर्णय कर सके। ऊर्जावान होना चाहिए, व्यक्तिगत गुणों का उसके अंदर मिश्रण होना चाहिए, मिश्रित होना चाहिए। जन्म उसका कुलीन परिवार में होना चाहिए। हालांकि इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिखता है कि इन्होंने ये जो राजा का गुण बताया था, इस गुण का जो चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने शासक बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य तो किसी अमीर परिवार से नहीं था, वो तो गरीब परिवार से ही था। उसके बाद फिर उसे सत्यवादी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला, सत्य सुनने वाला और सत्य के आधार पर ही अपने सारे कार्य करने वाला होना चाहिए। पराक्रमी होना चाहिए, क्योंकि युद्धों में उसे नेतृत्व करना है। ठीक है, युद्ध लड़ने हैं तो युद्ध लड़ने के लिए उसका पराक्रमी होना आवश्यक है। सभी धर्मों का पालन करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उसके राज्य में कितने धर्म के लोग, कितनी मान्यताओं के लोग रहेंगे और उन सभी धर्मों का जो सम्मान है वो सम्मान करना राजा का एक कर्तव्य है। अनुशासन का गुण होना चाहिए उसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट है राजा के गुण के लिए अनुशासन का गुण। ठीक है, वाक्पटु होना चाहिए, लोगों से बात करने में झिझके ना, अपनी बात कहने और दूसरे की बात सुनने का उसमें साहस होना चाहिए। उसके बाद दयालु होना चाहिए कि राजा ऐसा ना हो कि राजा निरंकुश हो। निरंकुशता अगर राजा होगा तो वो शासन कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा, बल्कि उसे दयालु होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद राजा जो होगा, राजा को ये पता होना चाहिए कि उसे किस व्यक्ति को पुरस्कार देना है और किस व्यक्ति को दंड देना है। ये पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति सही कार्य कर रहा है, कौन व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है। जो सही कार्य करेगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा, जो गलत कार्य करेगा उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, राजा को ये पता होना चाहिए कि किसे पुरस्कार देना है, किसे दंड देना है। राजा को उन्होंने राजकार्य में या सप्तांग सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बताया था। उनका मानना था कि देखिए जो भी सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण राजा है। क्यों राजा है? क्योंकि यह अकेला एक स्वतंत्र चर है। ठीक है, स्वतंत्र चर का मतलब क्या है? इसके ऊपर और कोई सत्ता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों बताया? क्योंकि राजा जो है, राजा के ऊपर कोई और सत्ता नहीं है, कोई और उसको
नियंत्रित करने वाला नहीं है। राजा को नियंत्रित करने वाला और कोई नहीं है विधि के शासन के अलावा। लेकिन जो अलग और बाकी 6 चर हैं, ठीक है, 6 चर में हमने बता दिया है कौन कौन से, दुर्ग हो गया, क्योस हो गया, मित्र हो गया, अमात्य हो गया, ये सारे जितने चर हैं, ये जो 6 चर हैं ये आश्रित चर हैं। आश्रित चर कैसे होंगे? आश्रित चर ये ऐसे हैं कि ये सभी राजा के ऊपर आश्रित हैं, सभी के ऊपर राजा की सत्ता है, और इसलिए उन्होंने राजा को सबसे महत्वपूर्ण बताया था। और राजा के बारे में उनका कहना था कि जो राजा है, राजा के अंदर जितने हमने गुण देखे हैं ये सभी गुण होने चाहिए, आवश्यक है शासन कार्यों के लिए। उसके बाद उनका कहना था कि देखिए जो राजा है, राजा अगर लोगों से सम्मान की आकांक्षा करता है, दंड का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। अगर राजा कानून के अनुसार लोगों की रक्षा करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो वो स्वर्ग का भागी होगा। ठीक है, राजा के लिए उन्होंने कहा था कि देखिए राजा को अगर सम्मान पाना है, जनता से अपनी सम्मान पाना है, तो उसे सबसे पहले ये देखना होगा कि जो दंड है, जनता को दंड देते समय उसे क्या करना होगा? दंड का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा, अपने विवेक से उपयोग करना होगा। दूसरा, कानून के अनुसार उसे लोगों की रक्षा करनी होगी, अपना कर्तव्य पालन करना होगा, और इसी से ही वो कैसा होगा? स्वर्ग का भागी होगा। ठीक है, स्वर्ग में जा सकेगा। जो राज्य के बारे में उन्होंने कहा था, राज्य या राज व्यवस्था के बारे में, कि जो राज्य है, राज्य का उन्होंने पूर्ण राजतंत्र का समर्थन किया था कि राज्य पूर्ण राजतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, राजा का शासन होना चाहिए, लेकिन वह निरंकुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, निरंकुश नहीं होगा, बल्कि जो राजतंत्र है, राजतंत्र के ऊपर, राजा के ऊपर विधि का शासन होगा। और इसीलिए उन्होंने, इसी से ही कहा जा सकता है कि उन्होंने उदार राजतंत्र व्यवस्था का समर्थन किया था। तो देखिए यहाँ पर हम जो राजा है, यहाँ पर हम जो राज्य है, राज्य के प्रथम अंग को देख रहे हैं, राजा को। और राज्य के बारे में उन्होंने कहा था इसी अंग के बारे में कि देखिए जो राज्य है, राज्य पूर्णतंत्र होगा, लेकिन वो निरंकुश नहीं होगा। निरंकुश नहीं होगा तो क्या होगा? उसके ऊपर विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उन्होंने उदार राजतंत्र व्यवस्था का समर्थन किया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि देखिए राजा का एक कर्तव्य होगा कि वो जन कल्याण के लिए सभी मनुष्य के जो धर्म है और धर्म के अनुसार जो निर्धारित कर्तव्य हैं, धर्म के अनुसार जो निर्धारित कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को बनाए रखेगा, जिससे कि प्रजा का आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाव होगा। ठीक है, धर्म के अनुसार जन कल्याण के लिए वो क्या करेगा? जो निर्धारित कर्तव्य है, धर्म के अनुसार लोगों के निर्धारित कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को बनाए रखेगा। इसके साथ साथ राजा आंतरिक और बाहरी खतरों से भी जनता को बचाए रखेगा। इसके अलावा उसने राज्य में 8 आपदाओं का वर्णन किया है। 8 आपदाएं कौन कौन सी? अकाल, आग, बाढ़ व सूखा। इसके अलावा टिड्डी दल व चूहे, सांप व जलीय खतरे, जंगली जानवर और बुरी आत्माएं। इन तरह की 8 आपदाओं का उन्होंने वर्णन किया। उनका कहना था कि देखिए अगर राज्य में ये 8 आपदाएं आती है, अकाल, आग, बाढ़ और सूखा, टिड्डी दल और चूहे, सांप और जलीय खतरे, जंगली जानवर या बुरी आत्माएं, तो इन आपदाओं से जनता को बचाना राजा का कर्तव्य होगा। कौटिल्य ने राजा का एक कर्तव्य ये भी निर्धारित किया था कि वो अपने राज्य में सभी लोगों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगा, सार्वभौमिक प्लस मुफ्त शिक्षा। और ये शिक्षा कैसी होगी? ये शिक्षा होगी वैदिक शिक्षा। सार्वभौमिक और मुफ्त शिक्षा वो अपने राज्य में लोगों को उपलब्ध कराएगा, और वो शिक्षा कैसी होगी? वैदिक शिक्षा होगी, वेदों के आधार पर शिक्षा होगी। ठीक है, तो ये था राज्य का प्रथम अंग, राजा के जो उन्होंने कर्तव्य बताए थे वो कर्तव्य हमने सब देख लिए हैं। राजा को उन्होंने एक बेहतर शासक बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद अब हम देख लेते हैं जो राज्य का दूसरा अंग है, वो है अमात्य। अमात्य के बारे में देख लेते हैं। अमात्य की तुलना उन्होंने जीवित जीव की किस शरीर के अंग से की थी? आंखों से। कि अमात्य जो है वो राजा की आंखें हैं। व्यक्ति का शरीर कैसा है कि व्यक्ति के शरीर में जो आंखें हैं, आंखें व्यक्ति को जो कुछ दिखाती है व्यक्ति वही देखता है। उसी तरह का राज्य में जो मंत्री राजा को बताते हैं राज्य के बारे में, राज्य कार्यों के बारे में, राजा उन्हीं पर ध्यान रखता है। ठीक है, उन्हें ही महत्व देता है। तो इसलिए उन्होंने देखिए अमात्यों में उन्होंने कुछ गुणों का होना जरूरी बताया था कि अमात्य है, अमात्य में जो गुण हैं कुछ गुण होने जरूरी होते हैं। इसमें सबसे पहले तो उन्होंने बताया था कि कुलीन वर्ग में उसका जन्म होना चाहिए, उच्च वर्ग में वो पैदा होना चाहिए अमात्य। दूसरा, राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। अमात्य या मंत्री नियुक्त होने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि राज्य का मूल निवासी नहीं है, किसी दूसरे राज्य का निवासी है। ठीक है, वो राजा के अधीन रहेगा, ये तो पता ही है कि वो राजा के अधीन रहेगा। ठीक है, सभी कलाओं में वो प्रशिक्षित होना चाहिए।
सभी कलाओं से उनका मतलब क्या था? युद्ध कला, शासन कला, इस तरह की जो कलाएं हैं, इन कलाओं में वो प्रशिक्षित होना चाहिए, जो भी व्यक्ति अमात्य बनेगा, ठीक है। फिर दूरदर्शी होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, जो अमात्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, ठीक है। साहसी, बहादुर और ऊर्जावान, ये गुण बताए थे उन्होंने अमात्य के। अमात्य का सबसे पहला गुण था उन्होंने कि उसका जो जन्म है, उसका जन्म उच्च परिवार में ही होना चाहिए, कुलीन वर्ग में ही उसका जन्म होना चाहिए। दूसरा, वो राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, राज्य के अधीन वो कार्य करेगा, सभी कलाओं में उसे प्रशिक्षित होना चाहिए। इन कलाओं में युद्ध कला, शासन कला प्रमुख है। दूसरा, दूरदर्शी होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए और जवान होना चाहिए। तो ये थे अमात्य के गुण। अब हम देख लेते कि अमात्य की आवश्यकता क्यों थी, अमात्य को उन्होंने इतना महत्व क्यों दिया, ठीक है। देखिए, राज्य का जो प्रशासन है, राज्य का प्रशासन किस लिए किया जाता है? उसे स्थिर बनाए रखने के लिए, ठीक है, कि वहां पर कोई द्रोह ना भड़के, कोई दंगे ना भड़के, इसलिए क्या किया जाता है? राज्य का प्रशासन बनाया जाता है और व्यवस्थित रहे, ठीक है, कि जो सभी चीजें हैं, वो सभी चीजें, राज्य के जितने भी कार्य हैं, वो व्यवस्थित तरीके से चलते रहे, कहीं भी अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। और इसीलिए किसकी आवश्यकता होती है? मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है। और मंत्री परिषद के सदस्य ही क्या थे? अमात्य थे, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी नियुक्ति कैसे होगी? तो नियुक्ति का क्या तरीका उन्होंने बताया कि जो अमात्य सभी गुणों से संपन्न है, जो उन्होंने गुण बताए हैं, उन गुणों में जो अमात्य सभी गुणों से संपन्न हैं, उनको तो उच्च पद दिए जाएंगे। और जिनमें ये सभी गुण नहीं है या कम गुण है, सारे गुण नहीं उपलब्ध है, तो उन्हें क्या दिए जाएंगे? उन्हें निम्न पद दिए जाएंगे। इस आधार पर उन्होंने अमात्यों की नियुक्ति का तरीका बताया था, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो प्रमुख अमात्य थे, प्रमुख वर्ग थे, प्रमुख वर्गों का पद कैसे निर्धारित होता था, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो सबसे प्रमुख पद तो किसका होता था? पहले नंबर पे तो किसका पद होता था? राजा का पद होता था, ठीक है, राजा सबसे प्रमुख था। उसके बाद दूसरे नंबर पर मंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री की तरह देखते हैं, ठीक है, उस समय भी प्रधानमंत्री होता था, ये इसे मंत्री नाम दिया जाता था। दूसरा होता था प्रधानमंत्री या मंत्री। और इसका क्या कार्य होता था? ये राजा का नजदीकी राजनीतिक सलाहकार होता था, कि राजा को राजनीति के मामलों में जितने भी सारे सुझाव देने हैं, जितनी भी सलाहें देनी है, वो सलाह कौन देता था? प्रधानमंत्री देता था। फिर तीसरे नंबर पे होता था सेनापति या कमांडर इन चीफ। इसका कार्य सैन्य कार्यों से संबंधित इसका सारा कार्य होता था, युद्ध संचालन करना, सेना का नियंत्रण करना, ठीक है, सैनिक शिविर बनाना, इस तरह के जो कार्य होते थे वो सेनापति के अंडर होते थे, सेनापति के अंतर्गत होते हैं। जो हमारा वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में हमारा जैसे रक्षा मंत्री होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे होता था युवराज। युवराज राजकुल से होता था और ये राजा को उनके राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहायता देता था, मदद करता था। तो ये जो 4 पद थे, ये 4 पद राज्य में सबसे प्रमुख बताए हैं कौटिल्य के द्वारा। सबसे प्रमुख पद बताए गए हैं, एक तो राजा का पद है, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा कमांडर इन चीफ या सेनापति या रक्षा मंत्री, वर्तमान के हम रक्षा मंत्री से इसकी तुलना कर सकते हैं, और फिर फोर्थ होता था युवराज। ठीक, देख लेते हैं हम इनकी जो ये अमात्य थे, जो मंत्री थे, इनकी संख्या क्या निर्धारित की गई है कौटिल्य के द्वारा। देखिए, जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने अमात्यों की संख्या निर्धारित नहीं की है। उन्होंने कोई संख्या ये नहीं बताई है कि आपको इतने ही अमात्य होने चाहिए, बल्कि उन्होंने ये समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार छोड़ दिया है कि कितने अमात्यों को आपको नियुक्त करना है। ठीक है, ये राजा के ऊपर निर्भर है कि वो अपने शासन काल के समय, जो उस समय की परिस्थितियां, देश काल की परिस्थितियां, उनके आधार पर निर्णय लें कि उसे कितने अमात्यों की नियुक्ति करनी है। लेकिन उसने ये तो अनिश्चित है, ठीक है, समय पर छोड़ दिया है। दूसरा, उन्होंने 18 तीर्थों का वर्णन किया है अपने समय के हिसाब से। ठीक है, 18 तीर्थ या अमात्य, इन्हें महामात्र भी कहा जाता है। ठीक है, महामात्र भी कहा जाता है, मंत्री भी कहा जाता है, या महामात्य। तीर्थ, अमात्य, महामात्र, मंत्री या महामात्य, ये सभी इन्होंने किसको कहा है? अमात्य को ही कहा है। और इन्होंने 18 तीर्थों का वर्णन किया। 18 तीर्थ ये कौन कौन से हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखिए, उन्होंने अमात्यों की संख्या तो निश्चित नहीं की थी, लेकिन उन्होंने 18 तीर्थों का वर्णन किया था। 18 तीर्थ कौन कौन से हैं, वही तीर्थ हम सारे एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला तीर्थ उन्होंने बताया था मंत्री को। ठीक है, मंत्री से आशय उनका प्रधानमंत्री से था, जो कि राजा का राजनीतिक सलाहकार होता था। ठीक है, राजा राजनीतिक मामलों में राजा को सहायता देता था। दूसरे नंबर पे पुरोहित हैं, जो राजा का धार्मिक सलाहकार होता था, धर्म से संबंधित मामलों पर राजा को सलाह देता था। थर्ड है सन्निधाता, जो कि कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, सरकारी जो खजाना होता है, सरकारी खजाने का अधिकारी होता था, कोषाध्यक्ष होता था।
फोर्थ है युवराज। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था और ये प्रशासनिक सहायक भी होता था राजा का। राजा के जो प्रशासनिक कार्य है, प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करता था। फिर है द्वारिक। राजा के जो द्वार होते थे, जो राज्य के जो द्वार होते थे, जो किले के जो द्वार होते थे, किले के द्वारों की ये रक्षा करने वाला होता था द्वारिक, दो वारिक, ठीक है। समाहर्ता कर इकट्ठा करने वाला होता था, ठीक है। राज्य से जो कर इकट्ठा होगा वो समाहर्ता के अंतर्गत आता था। अंतर्वेशिक होता था राजा का की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु जिम्मेदार, ठीक है। राजा की जो व्यक्तिगत सुरक्षा होगी, व्यक्तिगत सुरक्षा में क्या क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं करने, किन लोगों की नियुक्ति करनी है, किन लोगों की नियुक्ति नहीं करनी है, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत होते थे? अंतर्वेशिक के अंतर्गत होते थे। सेनापति सेना का मुख्य कमांडर होता था। प्रदेष्टा पुलिस और न्यायिक मामले देखता था, ठीक है। प्रदेष्टा पुलिस और न्यायिक मामले। उसके बाद धर्माध्यक्ष या व्यवहारिक। धर्माध्यक्ष या व्यवहारिक किसे कहा जाता था? जो कि राज्य में दीवानी मामले देखता था और ये राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था, ठीक है। ये राजा का मुख्य न्यायाधीश होता था। फिर दंडपाल जो है वो सैन्य दल का प्रमुख होता था। जो सेना का दल है, सेना के दल का प्रमुख होगा दंडपाल, ठीक है। उसके बाद नायक जो युद्ध काल में सेना का संचालन करता था, ठीक। दुर्गपाल किले की रक्षा करने वाला होता था। किले की रक्षा करने वाला अधिकारी दुर्गपाल कहलाता था। उसके बाद कर्मांतक जो खदान के अधिकारी होते थे और कारखानों में अधिकारी होते थे, ठीक है। खदान में कारखानों में काम करने वाले जो अधिकारी था वो कर्मांतक था। अंतपाल दुर्ग की सीमा की रक्षा करने वाला होता था। आठविक जंगल का प्रबंधन करता था, ठीक है, क्योंकि उस समय जंगलों में भी दुर्ग बनाए जाते थे, तो वहां जंगलों में भी प्रबंधन करने का कार्य किसका था? आठविक का था। मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का सचिव होता था, जिसके अंतर्गत सारी मंत्री परिषद कार्य करती थी। प्रशासता होता है। प्रशासता के अंतर्गत विष्टि नामक अधिकारी थे, ठीक है। विष्टि नामक कर्मचारी होते थे, प्रशासता के अधिकारी अधीन होते थे ये। और इन कर्मचारियों का काम क्या होता था? सैनिक शिविर बनाना, मैदान साफ करना, इस तरह के जो कार्य होते थे, इस तरह के कार्य विष्टि के अंतर्गत होते थे। और विष्टि किसके अधीन होता था? प्रशासता के अधीन होता था। देखिए ये जो 18 तीर्थ है, इन 18 तीर्थ को कौटिल्य है, कौटिल्य ने प्रशासन की रीढ़ माना है। जो प्रशासन कार्य होगा, प्रशासन कार्यों की ये रीढ़ है। अगर ये लोग अपना कार्य बेहतर ढंग से नहीं करेंगे, सही ढंग से नहीं करेंगे, तो जो राज्य है, राज्य में अव्यवस्था फैलेगी, शासन कार्यों का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। आज हमने जो राज्य है, राज्य के 2 अंग देखे हैं। पहला हमने देखा है राजा और दूसरा देखा है हमने अमात्य या मंत्री। अब हम देखेंगे जो हमारा अगला लेक्चर होगा, अगले लेक्चर में हम राज्य के सारे अंग देखेंगे और राज्य की जो विदेश नीति है, विदेश नीति के बारे में देखेंगे कि कौटिल्य ने राज्य की विदेश नीति के बारे में क्या कहा था। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।